नमस्कार बच्चों, आज हम 8th क्लास में अपना व्याकरण में सेकंड लेसन ध्वनि वर्ण तथा वर्तनी विचार जो हमारा चला हुआ है उसका थर्ड लेक्चर आरंभ करते हैं। देखिए, स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर स्वर तंत्रियों में कंपन किस प्रकार से होती है? अघोष तथा सघोष। हम सब के गले में एक स्वर यंत्र होता है जिसमें मांसपेशियों की बनी 2 झिल्लियाँ भी होती हैं। इन झिल्लियों को ही स्वर तंत्रियाँ कहते हैं। फेफड़ों से निकलकर मुख तक आने वाली वायु इन स्वर तंत्रियों से टकराती है और इनमें कंपन पैदा हो जाता है। जो हम मुंह खोलते हैं, हमारे गले में ऊपर एक घंटी सी दिखाई देती है, उसी को स्वर तंत्र बोलते हैं। उसके बाद जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों का नाद या घोष शामिल होता है उन्हें सघोष तथा जिनमें शामिल नहीं रहता उन्हें अघोष कहते हैं। हिंदी में वर्गों के प्रथम तथा द्वितीय व्यंजन तथा फ, श, श, स अघोष व्यंजन हैं। कौन कौन से? पहला और दूसरा वर्ण कवर्ग टवर्ग चवर्ग वर्गों में, 5 वर्गों में पहला, दूसरा और फ, श, श, स ये तो अघोष व्यंजन है। तथा वर्गों के 5 वर्गों के तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन और ड, ढ, झ, य, र, ल, व, ह ये सभी स्वर सघोष हैं। नीचे चार्ट में दे रखा है इनको, अघोष व्यंजन कौन से हैं और सघोष व्यंजन कौन से हैं। यहाँ से देख लेना, पढ़ लेना। उसके बाद है श्वास की मात्रा के आधार पर। इसमें होता है अल्प प्राण तथा महाप्राण के आधार पर। प्राण शब्द का अर्थ है वायु। कुछ व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है तथा कुछ में अधिक मात्रा में। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अल्प यानी थोड़ा सा, कम वायु बाहर निकलती है उसे अल्प प्राण कहेंगे। जिनमें अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 5 वर्गीय व्यंजनों में पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन अल्प प्राण है तथा दूसरा और चौथा महाप्राण है। नीचे चार्ट में देखिए, अल्प प्राण में कौन कौन से व्यंजन हैं? क, ग, ङ हर वर्ग के देखिए। उसके बाद महाप्राण व्यंजन में ख और घ, इनको आगे पढ़ लेना। उसके बाद वायु के नासिका से निकलने के आधार पर निरअनुनासिक एवं नासिक। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका मार्ग से भी बाहर निकलती है, नासिक के ध्वनियाँ कही जाती हैं। जिनके उच्चारण में नासिका मार्ग बंद हो जाता है और वायु केवल मुख से ही बाहर निकलती है उसे निरअनुनासिक या मौखिक ध्वनियाँ कहते हैं। उसके बाद देखिए, इसी में देखिए पहले, इस दृष्टि में हिंदी में 5 वर्गीय व्यंजनों के अंतिम 5 व्यंजन अंग, य, ण, न तथा मैं तो नासिक्य ही हैं। साथ ही अनुस्वार तथा अनुनासिक भी नासिक्य ध्वनियों के ही उदाहरण हैं। इनमें केवल अनुनासिक स्वर ध्वनियाँ हैं। कौन सी हैं स्वर ध्वनियाँ? अनुनासिक। अनुस्वार देखिए, अनुस्वार नासिक्य व्यंजन है। इसके उच्चारण में वायु मुख तथा नासिका दोनों मार्गों से होकर बाहर निकलती है। व्यंजन होने के कारण इसका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में अवरोध पैदा होता है। अन्य व्यंजनों की तरह यह स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होता। परिवेश पर आश्रित होने के कारण यह एक आश्रित व्यंजन भी कहलाता है और इसका चिन्ह है बिंदु। शब्द में अनुस्वार 2 स्थानों पर आ सकता है। किस प्रकार? शब्द के अंत में। यदि अनुस्वार शब्द के अंत में आता है तो उसका उच्चारण मैं के रूप में होता है, जैसे स्वयं, अहम आदि। शब्द के बीच में कैसे होता है? शब्द के बीच में जब अनुस्वार आता है तो इसके पहले एक स्वर तथा बाद में एक व्यंजन अवश्य होना चाहिए। इसके उदाहरण आगे नीचे दे रखे हैं, चार्ट में देखिए। अंगद, उसके बाद मानक रूप में दे रखा है अंगद। संकट,
फिर मानक रूप में है संकट। जिन व्यंजनों के अपने नासिक के व्यंजन नहीं हैं, य, र, ल, व, स, श, ह आदि, उनके पहले आने पर अनुस्वार का उच्चारण उस व्यंजन के निकटतम नासिक के व्यंजन से किया जाता है, जैसे संवाद, संरचना, संलाप आदि। मानक वर्तनी के अनुस्वार का लेखन। मानक वर्तनी के नियमों के अनुसार अनुस्वार को केवल बिंदु से ही लिखे जाने की बात कही गई है, चाहे संयम, संवाद जैसे कोई भी वर्ण हो। ध्यान रखिए, हिंदी शांति, चंपा, अम्बा आदि रूप में लिखना मानक लेखन के अंदर नहीं है। ऊपर अभी मैंने बताया था कि मानक में कैसे लिखा जाएगा, चंपा, अंगद, कंचन आदि। उसके बाद विसर्ग। विसर्ग भी एक व्यंजन ध्वनि है जिसे वर्णमाला में अ स्वर के साथ अ के रूप में दिखाया जाता है। संस्कृत में दो तरह से उच्चारित होने वाले ह व्यंजन थे, एक अघोष रूप था तो दूसरा सघोष रूप था। सघोष रूप के उच्चारण के लिए ह चिन्ह बनाया गया था तथा अघोष रूप के लिए विसर्ग। किंतु हिंदी में अघोष रूप का उच्चारण सघोष है के रूप में ही किया जाने लगा। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में विसर्ग है, हिंदी में उनका लेखन संस्कृत की तरह विसर्ग लगाकर ही किया जाता है, जैसे मति, प्रातः, अतः आदि। हिंदी में प्रातः तथा सुबह शब्दों की अंतिम ध्वनि का उच्चारण एक जैसा हो गया है। तो अब हमारा इस वीडियो में इतना ही काम होगा और इसके बाद आपको इसमें से इंटरनल क्वेश्चन बनाने हैं और उनके आंसर भी बनाने का अभ्यास करना है। इसके बाद वाला पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।